हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन कंटिन्यूएशन है फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं वॉच किया तो उसको ज़रूर वॉच कर लेना। ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है जिसमें हम मॉड्यूल ए में चैप्टर 3 जो KYC का चैप्टर है, कंसेप्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं KYC पॉलिसी का डिस्कशन। KYC पॉलिसी के 4 एलिमेंट्स हमने नोट किए थे। उनमें एक एलिमेंट था कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। अगर आपने इससे पहले वाले लेसन को प्रॉपरली वॉच किया तो क्या आप बता सकेंगे कि वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सो एनी आंसर, व्हाट आर दोज 4 एलिमेंट्स? वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक बार क्विकली उसको रिव्यू कर लेते हैं। वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो पहला एलिमेंट उसके अंदर हमारा था कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। सेकंड एलिमेंट हमारा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। थर्ड एलिमेंट हमारा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और चौथा एलिमेंट है रिस्क मैनेजमेंट। सो CIP को हम इससे पहले लेसन में कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं CIP की, यानी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। CIP includes identifying and verifying identity by using reliable independent information। तो CIP इसमें हम क्या करते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं और वेरीफाई करते हैं आइडेंटिटी को। किसके बेसिस के ऊपर? रिलायबल एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस, डॉक्यूमेंट्स, डेटा और इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अलग अलग हमारे सोर्सेज हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं जिसमें डॉक्यूमेंट हैं, डेटा है और इंफॉर्मेशन है। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से वो केसेस हैं जिसमें हमें CIP करना होगा? लेट अस सी दोज केसेस जहां पे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करना होगा। फर्स्ट, व्हेन वी ओपन अकाउंट और इस्टेब्लिश अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप। जब भी हम अकाउंट ओपन करें, या उसी को हम अलग तरीके से कह सकते हैं इस्टेब्लिशिंग अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप, तो उस केस में हमें CIP की जरूरत पड़ेगी। सो दिस मीन विदाउट CIP हम ये रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते हैं। और सर्कमस्टांसेस कौन से हैं? अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रांसफर्स फॉर नॉन अकाउंट होल्डर्स। जो नॉन अकाउंट होल्डर्स हैं, जिनके हमारे साथ अकाउंट नहीं है, अगर उनके लिए हम कोई इंटरनेशनल ट्रांसफर्स करते हैं। सो इंटरनेशनल ट्रांसफर्स क्या हैं? रिमिटेंसेस हैं। सो रिमिटेंसेस आउटवर्ड इन स्पेशल केसेस। सो ये रिमिटेंसेस इनवर्ड भी हो सकती हैं और आउटवर्ड भी हो सकती हैं। उन केसेस में भी हमने CIP को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, इफ ए डाउट अराइजेस अबाउट ऑथेंटिसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर और एडिक्वेसी और करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर। अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसकी ऑथेंटिसिटी में जो भी हमने डॉक्यूमेंट दिए, अगर उसके बारे में कोई डाउट्स हैं या वो एडिक्वेट नहीं है या उनकी करेक्टनेस को लेकर के हमें कोई डाउट है, तो उस केस में भी हमने CIP करना है। अकाउंट ओपन करते समय वो भी करना है, इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के लिए भी करना है, नॉन अकाउंट होल्डर्स के लिए। कहीं डाउट है ऑथेंटिसिटी के ऊपर या एडुकेसी के ऊपर या करेक्टनेस के ऊपर, तो उन केसेस में भी CIP करना है। देन सेलिंग एनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स
लोडिंग रीलोडिंग ऑफ प्रीपेड और ट्रैवल कार्ड जहां वैल्यू ओवर 50,000 रुपीज हो। तो जब भी हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल करते हैं, या हम लोड करते हैं या रीलोड करते हैं प्रीपेड कार्ड्स को या ट्रैवल कार्ड्स को जहां वैल्यू ओवर 50,000 रुपीज है, तो वहां पे भी CIP मैंडेटरी है। Carrying out a transaction or a series of connected transactions where value over 50,000 for a walk-in customer, तो वो कस्टमर जिनका हमारे साथ अकाउंट नहीं है तो वी कॉल देम वॉक इन कस्टमर। वॉक इन कस्टमर के केस में अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कंडक्ट करते हैं या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करते हैं जिनकी टोटल वैल्यू 50,000 से ऊपर है, ओवर 50,000 है, तो उन केसेस में भी हमने CIP को कंप्लीट करना है। When there is a doubt that a customer अकाउंट बेस्ड हो या वॉक इन हो इज इंटेंशनली स्ट्रक्चरिंग ट्रांजेक्शन बिलो थ्रेशोल्ड ऑफ ₹50,000। अगर हमें ऐसा डाउट लगता है कि कोई हमारा कस्टमर है, चाहे वो अकाउंट वाला कस्टमर है चाहे वो वॉक इन कस्टमर है, अगर वो 50,000 से नीचे की ट्रांजेक्शन करता है तो ये सोच करके कि वो पकड़ में नहीं आएंगी, यानी उनको ऐसे स्ट्रक्चर कर लेता है कि वो थ्रेशोल्ड से नीचे बनी रहें, तो उन केसेस में भी CIP को हमने करना है। तो देखिए कितने सारे सर्कमस्टांसेस हो गए जहाँ पे हमने CIP को करना है, और ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए इनको केयरफुली अंडरस्टैंड करना और फिर उनको याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है। आई एम श्योर कि ये जो कुछ हमने डिस्कस किया ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो वो क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हैं। सो जो लाइव क्लास में ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जो लाइव क्लास में नहीं है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, हम सूटेबली वहाँ से आंसर कर देंगे। यस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो टाइप कर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए। यस, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन हो? सो क्वेश्चन नंबर एनी क्वेश्चन? चलिए अब आगे चलते हैं। ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर क्या होता है? तो बार बार हम इस वर्ड को पढ़ते हैं, ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर, तो क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है अब हम उसको देख लेते हैं। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस इंक्लूड्स नंबर 1 कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड obtaining information about customer location, customer activity, purpose for which banking service will be used। तो इन सभी एस्पेक्ट को कहते हैं ड्यू डिलीजेंस। कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट लेने रिगार्डिंग कस्टमर्स लोकेशन जिसमें हम एड्रेस डॉक्यूमेंट मांगते हैं, कस्टमर की एक्टिविटी या पर्पस जिसके लिए वो पर्टिकुलर सर्विस अवेलेबल की जा रही है। डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क परसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, information on the nature of business activity, location, mode of payments, volume of turnover, social and financial status, etc. is collected for completing profile of the customer। तो इस पर्पस के लिए हमने कस्टमर का एक प्रोफाइल क्रिएट करना है, और उस प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए। सो कस्टमर से हमें रिस्क किस प्रकार का है उसको लेकर के हम इंफॉर्मेशन कॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिविजुअल के लिए अकाउंट ओपन करते हैं तो रिस्क अलग है, अगर हम पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का अकाउंट खोलते हैं तो रिस्क अलग है, NRI के केस में रिस्क अलग है, कंपनी के केस में रिस्क अलग है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट रिस्क परसेप्शन हम इंफॉर्मेशन उसी प्रकार से ही मांगेंगे। सो इंफॉर्मेशन, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, लोकेशन, पेमेंट्स वो कैसे करेंगे, उनका वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर कैसे होगा, उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनके बेसिस के ऊपर
हम इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर एंटिटीज। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्री हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं फॉर वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर एंटिटीज। सो बैंक्स कैन ऑल्सो आस्क फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट इफ इट्स कंसिडर्ड नेसेसरी। अगर बैंकों को लगता है कि कस्टमर के प्रोफाइल को उनके रिस्क परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कंप्लीट करना है, हमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो दोज डॉक्यूमेंट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड। अब हम देखेंगे इसके बेसिस के ऊपर हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। व्हाट इज पर्पस ऑफ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का पर्पस क्या है? टू वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर, to collect information about customer's location, to complete profile of the customer, to obtain information about customer activity। तो पर्पस क्या लगता है आपको? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं जो। So what appears to be purpose? तो पर्पस है कस्टमर का जो वेरिफिकेशन है आइडेंटिटी का, उसको पूरा करना। When a customer identification are required, so customer की आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? While opening account or establishing account based relationship, when customer is intentionally structuring transaction below threshold of rupees 50,000, when doubt arises about authenticity of an existing customer, or all the above cases। तो किन केसेस में कस्टमर आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द आंसर? क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? सो अकाउंट ओपन करते समय, इस्टेब्लिश करते समय इन दोनों केसेस में जरूरत पड़ती है। इंटेंशनली कस्टमर स्ट्रक्चर करते हैं ट्रांजैक्शन को बिलो 50,000, तो उस केस में भी ज़रूरत पड़ती है। डाउट अराइज होता है अथेंटिसिटी को लेकर के, तब भी ज़रूरत पड़ती है। यानी ये सारे के सारे ही ऑप्शन हमारे करेक्ट ऑप्शंस है। ऑप्शन आंसर हो गया हमारा डी। व्हाट इज थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर CDD प्रोसीजर फॉर लोडिंग रीलोडिंग ऑफ प्रीपेड और ट्रैवल कार्ड्स? सो वैल्यू थ्रेशोल्ड कितना है, यानी अमाउंट कितना है CDD प्रोसीजर के लिए जब हम कार्ड्स को लोड करते हैं या रीलोड करते हैं? 50,000, 40,000, 30,000 या 20,000? बहुत ही आसान सा आंसर है, ऑलरेडी हमने अंडरस्टैंड किया है। सो इट इज 50,000 रुपीज। व्हाट इज पर्पज ऑफ कस्टमर ड्यू डिलीजेंस? कस्टमर का जो ड्यू डिलीजेंस हम करते हैं उसके पीछे पर्पज क्या है? कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना अबाउट कस्टमर्स लोकेशन, कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर, या असेस करना रिस्क पोस्ड बाय द कस्टमर। तो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस का पर्पस क्या है, तो ये हमने बताना है। व्हाट इज द पर्पस? सो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो करेक्ट आंसर है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन डी है, जो रिस्क हो सकता है उसके साथ डील करके उस रिस्क को असेस करना। तो ये पर्पस है कस्टमर ड्यू डिलीजेंस का, टू असेस रिस्क पोज्ड बाय द कस्टमर। व्हाट इज बेसिक डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर एंटिटीज? बेसिक डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट क्या है? इंफॉर्मेशन ऑन नेचर और बिजनेस एक्टिविटी, information on volume of turnover, information on social and financial status, या ये सारे के सारे ही? हम डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स के लिए डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट करते हैं, तो ये किन केसेस के अंदर, या व्हाट इज बेसिक डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट? तो इन केसेस में बेसिक डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? तो ये तो सारे के सारे ही लगते हैं बनते हैं। नेचर एंड बिजनेस एक्टिविटी वो इंफॉर्मेशन, वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर वो इंफॉर्मेशन, सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। तो अगला जो पार्ट है, अब
कस्टमर ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर इंडिविजुअल के लिए क्या है वो हम देखेंगे। सो CDD फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स। सो कस्टमर्स कैन बी इंडिविजुअल, कस्टमर्स कैन बी एंटिटीज, और एंटिटीज के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे। सो एंटिटीज के अंदर हमारे पास पार्टनरशिप्स आ जाएंगे, कंपनीज आ जाएंगी, ट्रस्ट आ जाएंगे, HUF आ जाएंगे, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअल के लिए रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या है। Documents will be obtained from individuals associated with the bank in any of the under mentioned capacities। तो इंडिविजुअल के डॉक्यूमेंट आप ऑब्टेन करेंगे अगर वो इंडिविजुअल बैंक के साथ रिलेटेड है इनमें से किसी भी कैपेसिटी के अंदर। तो देखें वो कौन कौन सी कैपेसिटीज हैं, कौन कौन सी वो सिचुएशंस हैं जिनमें हम इंडिविजुअल से वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे। पर्सन एंटरिंग इन एन अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप। सो जिस कस्टमर के नाम से हम अकाउंट ओपन करने वाले हैं, ए के नाम से, पी के नाम से, जेड के नाम से, तो अकाउंट हम जिनके नाम से ओपन करने वाले हैं। बेनिफिशियल ओनर ऑफ लीगल एंटिटी कस्टमर। तो लीगल एंटिटी कस्टमर कौन है? लीगल एंटिटी कस्टमर हैं जैसे पार्टनरशिप को हम यहाँ पे लेते हैं KYC पर्पस के लिए, कंपनी को भी लेते हैं, तो ये लीगल एंटिटी कस्टमर्स हैं। तो इनके जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन हम लेंगे। जैसे पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स बेनिफिशियल ओनर्स हैं, तो उनसे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन करेंगे। एन ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ ए लीगल एंटिटी कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी हमारा कस्टमर है तो कंपनी डायरेक्टली हमारे पास नहीं आती साइन करने के लिए, कंपनी ऑथोराइज करती है किसी को टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ। यानी कंपनी के अंदर जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड, तो उनके डॉक्यूमेंट भी हम ऑब्टेन करेंगे। जैसे आप कंपनी के केस में जो लोग अकाउंट ऑपरेट करते हैं उनका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट डिमांड करते हैं। पार्टनरशिप के केस में भी आप पार्टनर्स के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन करते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ऑफ ए लीगल एंटिटी कस्टमर। अगर किसी लीगल एंटिटी ने, पार्टनरशिप ने, ट्रस्ट ने, HUF ने, कंपनी ने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है तो उन केसेस में भी हम ये डॉक्यूमेंट यानी CDD को फॉलो करेंगे। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या इंडिविजुअल केसेस के अंदर। सो दैट मीन जब हम इंडिविजुअल का अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। सो वन है आधार नंबर। आधार नंबर हमें सभी सर्कमस्टांसेस में नहीं चाहिए, तो किन केसेस में चाहिए? इफ बेनिफिट or subsidy from central government is to be received in the account of the customer और customer is voluntarily providing आधार नंबर। तो दो सिचुएशंस होंगी आधार नंबर जहां कस्टमर हमें प्रोवाइड करेंगे। एक जब वो वॉलेंटरली हमें आधार नंबर प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा जहां कस्टमर को कोई बेनिफिट मिलना है या सब्सिडी मिलनी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो जो हम DBT अकाउंट कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अकाउंट्स, तो उन केसेस में, तो इन केसेस में तो ये मैंडेटरी हो गया बेनिफिट्स वाले केसेस के अंदर, और वॉलंटरली अगर कोई कस्टमर देता है तो वो वॉलंटरली बेसिस के ऊपर हो गया। ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस और इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट ऑफ एनी OVD। तो हमें चाहिए OVD जो डॉक्यूमेंट कस्टमर ने प्रोवाइड करना है। आधार किन केसेस में चाहिए? केवल इन केसेस में, अदरवाइज कस्टमर क्या प्रोवाइड करेगा? कस्टमर प्रोवाइड करेगा OVD। OVD में क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1 आइडेंटिटी होनी चाहिए, नंबर 2 उसका लोकेशन दैट इज एड्रेस होना चाहिए। फॉर सर्टिफाइड कॉपीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड।
तो जब हम सर्टिफाइड कॉपी लेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा और उनका सेल्फ सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा। So self-certified copy duly authenticated by officer of the bank stating verified with the original will be obtained। तो ये हमने obtain करना है। तो ये KYC का जो डायरेक्शंस हैं 2016 की, उनका डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इन केस ऑफ NRI कस्टमर्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कस्टमर, copy of the document certified by any of specified authorities as listed below should be obtained in original। तो अगर वो कस्टमर NRI है या वो कस्टमर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो उनके केसेस में हम जो डॉक्यूमेंट की कॉपी लेंगे वो सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। और सर्टिफाई कौन करेगा? स्पेसिफाइड अथॉरिटी। उसको हमने लेना है, ओरिजिनल के साथ हमने उसको वेरीफाई करना है। तो अब देख लेते हैं वो अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं। अथोराइज्ड ऑफिशियल ऑफ ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स रजिस्टर्ड इन इंडिया। जो अथोराइज्ड ऑफिशियल है ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक रजिस्टर्ड इन इंडिया, इंडिया के जो बैंक्स हैं उनके जो ओवरसीज ब्रांचेस हैं उनके अथोराइज्ड ऑफिशियल। ब्रांचेस ऑफ ओवरसीज बैंक्स विद हुम इंडियन बैंक्स हैव रिलेशनशिप। अगर इंडियन बैंकों का अपना ब्रांच नहीं है तो वहाँ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक होंगे उन बैंकों के, उनकी ब्रांचेस भी ऐसा कर सकती हैं। नोटरी पब्लिक अब्रॉड, कंट्री के बाहर नोटरी पब्लिक, वो ये स्पेसिफिक ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। कोर्ट मैजिस्ट्रेट आउटसाइड कंट्री, जज, इंडियन एम्बेसी और कंसुलेट जनरल इन कंट्री वेयर द नॉन रेजिडेंट कस्टमर लिव्स। तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जो सर्टिफाई कर सकते हैं कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। वो कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट हम लेंगे और ओरिजिनल हम उसके साथ लेकर के वेरीफाई करेंगे। फॉर ई डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर विल बी वेरीफाइड। अगर वो ई डॉक्यूमेंट है तो डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करेंगे। वन रीसेंट फोटोग्राफ, तो इन डॉक्यूमेंट में कोई एक डॉक्यूमेंट लेंगे, यानी यहां से लेकर के यहां तक, सो ए पार्ट है ये, तो ये डॉक्यूमेंट आप ऑब्टेन करेंगे। इसके अलावा वन रीसेंट फोटोग्राफ वेयर एन इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट इज नॉट सबमिटेड। देन पैन नंबर हम लेंगे और अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो फॉर्म नंबर 60 लिया जाएगा या इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन किया जाएगा। एनी सच डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कस्टमर और इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट देयर ऑफ एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेटेड एंटिटी। तो इसके अलावा स्पेसिफिक केसेस में हम कोई और डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारे हुए। एक हुआ हमारा इधर आधार नंबर और ओवीडी। नॉन रेजिडेंट कस्टमर के केस में इस फॉर्मेलिटी को भी पूरा करेंगे। एक रिसेंट हमें फोटोग्राफ चाहिए जहाँ पे एन इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट इज नॉट सबमिटेड। पैन लेंगे और फॉर्म नंबर 60 लेंगे अगर पैन अवेलेबल नहीं है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो अकाउंट ओपन करते समय हम ऑब्टेन करेंगे। इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू फ्रेंड्स। क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज बुक्स आर ईजी नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, दे आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इनमें जो कुछ लिखा है जैसे लिखा है आपको उसे अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी लगती है, आपको बार बार करना पड़ता है, फिर भूल जाते हैं, रिटेन नहीं कर पाते। तो ये डिफ़िकल्टी आपकी हो सकती है। सेकेंडली, क्योंकि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बार बार हमें पढ़ना पड़ता है और काफ़ी लंबे लंबे टॉपिक्स हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है और आपके पास उतना टाइम अवेलेबल नहीं होता। देन
प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं क्वेश्चन से, लेकिन इनके अंदर क्वेश्चन हैं हर चैप्टर के अंत के ऊपर, लेकिन फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, काफ़ी नहीं हैं। तो अगर आप इस प्रकार के इश्यूज फेस कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स में। इन वीडियो लेसन को जब आप यूज़ करते हैं तो इनमें जो हम कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं सिंपल बना करके, एक तो आप उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाते हैं, दूसरा आप उसको क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो ये दोनों ही आपके इश्यूज उससे एड्रेस हो जाते हैं। और इस पार्ट के लिए हमारा क्वेश्चन बैंक अवेलेबल रहता है आपको, तो जहाँ पे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं और एग्जाम के पास जाकर के आपको मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चन भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर इतना कुछ अवेलेबल है आपकी इशू को सॉल्व करने के लिए, तो देन व्हाई नॉट टू यूज इट। ये अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर या अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू, तो इनको यूज़ करें और अपने सक्सेसफुल होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? तो कई स्टूडेंट्स को इनको लेकर के कंफ्यूजन रहता है। सो देयर आर 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। पहले तो ये हमें पता हो कि कितने डॉक्यूमेंट्स हैं। सो एट प्रेजेंट वी हैव 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पासपोर्ट, और ध्यान रखना है ये KYC पर्पस के लिए है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर, वोटर आई कार्ड issued by Election Commission of India, job card issued by Manrega duly signed by officer of the state government, and letter issued by National Population Register containing details of name and address। तो इन 6 में से आपके पास कोई भी अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो वो डॉक्यूमेंट दे करके हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को सब्सिडी गवर्नमेंट से लेनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, DBT वाले अकाउंट, उनमें आधार मैंडेटरी है। लेकिन सभी केसेस में आधार मैंडेटरी नहीं है, तो इनमें कोई भी एक ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट हमारे लिए काफ़ी है। तो अब हम देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स रिक्वायर CDD कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, किसको चाहिए? तो देखिए इनमें कौन सा हमारा ऑप्शन आंसर बनता है। पर्सन एंटरिंग इनटू अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप, बेनिफिशियल ओनर, ऑथोराइज सिग्नेटरी, ये तो सभी केसेस लगते हैं जिसमें हमें CDD करना होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ आधार नंबर? आधार की रिक्वायरमेंट किन केसेस में है? मैंडेटरी फॉर ऑल कस्टमर्स, रिक्वायर्ड इफ कस्टमर इज वॉलंटरी प्रोवाइडिंग इट, रिक्वायर्ड ओनली इफ कस्टमर इज नॉन रेजिडेंट, रिक्वायर्ड इफ कस्टमर इज रिसीविंग बेनिफिट और सब्सिडी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने बताना है रिक्वायरमेंट किस केस के अंदर है। इन विच केसेस इट इज मैंडेटरी। वर्चुअली हम कह सकते हैं मैंडेटरी किन केसेस में है। सो इट इज मैंडेटरी इन केस वेयर कस्टमर इज रिसीविंग बेनिफिट और सब्सिडी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट? सर्टिफाइड कॉपी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर ऑल कस्टमर इट इज रिक्वायर्ड, ओनली फॉर वॉलंटरली प्रोवाइडिंग इट उनके लिए, रिक्वायर्ड इफ कस्टमर इज नॉन रेजिडेंट और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या रिक्वायर्ड ओनली गवर्नमेंट, या ये सब्सिडी बेनिफिट कस्टमर रिसीव कर रहा है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट किन से हमें चाहिए? सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल कस्टमर्स, ये हमें सभी कस्टमर से चाहिए और ये सेल्फ सर्टिफिकेशन हो सकता है। व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर पैन? पैन की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी फॉर ऑल कस्टमर्स, रिक्वायर्ड ओनली इफ कस्टमर इज वॉलंटरली प्रोवाइडिंग, रिक्वायर्ड इफ कस्टमर इज NRI और PIO, या रिक्वायर्ड फॉर वेयर कस्टमर आर अवेलिंग बेनिफिट और सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पैन का रिक्वायरमेंट किन कस्टमर के केसेस के अंदर है?
तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कस्टमर्स, हमने मैंडेटरी बेसिस के ऊपर इसको लेना है। लेकिन जिन कस्टमर के पास इट इज़ नॉट अवेलेबल, तो उनसे हमने क्या लेना है? यस, एनी आंसर फॉर दैट? So those persons who are not able to provide us PAN because they do not have PAN number, तो उनको एक डेक्लेरेशन देना होगा। फॉर्म 60 के ऊपर वो डेक्लेरेशन होगा। इनकम टैक्स रूल्स में ये फॉर्म 60 है जो उनको सबमिट करना होगा। फ्रेंड, आज की क्लास के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन को आप टाइप कर सकते हैं, हम उसको सूटेबली आंसर करेंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो आप डिसलाइक ज़रूर कर दें, लेकिन अगर आपने हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और यूजफुल लगा है तो फिर इसको लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना मीन्स YouTube इस वीडियो को और बहुत सारे लोगों को दिखाने की कोशिश करता है, जिससे बहुत सारे और स्टूडेंट को बेनिफिट मिल जाता है। इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं और, ताकि आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स भी इस बेनिफिट को ले सके। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे कई सारे लेसन्स आप मिस कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बेल आइकन पुश करके। जब तक आप बेल आइकन साथ में पुश नहीं करेंगे हमारे नोटिफिकेशन तुरंत आपको नहीं मिलने वाले, तो कर दीजिए। चलिए आज के सेशन को अब हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।